हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों की सुरक्षा चिंताएं, सामान्य परिचय, सामान्य चुनौतियां, सामान्य कारण, विशिष्ट स्थितियां या समस्याएं, केस स्टडी, इसके प्रयास या सुझाव की बात करेंगे। टॉपिक्स आसफा, इनर लाइन परमिट की, ब्रू या नागा समझौते की बात करेंगे और यहाँ आर्टिकल 371 अप्लाई होता है। जम्मू कश्मीर में 370 अप्लाई होता था। तो हम इन 7 सिस्टर्स की बात करेंगे। यदि हम भारत के नक्शे की बात करें तो पश्चिम में पाकिस्तान है और यहाँ अर्धचंद्र, गोल्डन अर्धचंद्र देखने के लिए मिलता है, जहाँ से अफीम, हथियार बाजार, यहाँ ये सब चीज़ों की क्या होती है, सप्लाई होती है भारत में। अफगानिस्तान, ईरान ये इससे जुड़े हुए हैं। फिर आते हैं हम नेपाल की उत्तर में नेपाल है, भूटान है, फिर बर्मा आता है, फिर इधर बांग्लादेश आता है। ये 7 सिस्टर्स को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, और इधर आता है असम। नॉर्थ ईस्ट की कैपिटल ओल्ड, सीएम गवर्नमेंट गवर्नर के नाम याद होने चाहिए और हाई कोर्ट की बात की जाती है। यहाँ कितने हाई कोर्ट हैं इन सब की बात की जाती है। तो ये अर्धचंद्र का गोल्डन स्वर्ण अर्धचंद्र से जो ड्रग्स है वो सप्लाई होता है स्वर्ण त्रिभुज की साइड से, और स्वर्ण त्रिभुज की साइड से हथियार सप्लाई होते हैं स्वर्ण अर्धचंद्र की। और राज्य निर्माण की बात करें तो 1947 में असम का निर्माण किया गया। नेफा 1972 के बाद यूटीज बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश को 2 यूटीज थी, त्रिपुरा, मणिपुर। 1963 में नागालैंड को राज्य बनाया गया। 1969 में मेघालय को, 1972 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा को, 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश को स्टेट बनाया गया। वाद 5 वाद है। अलगाववाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, नस्लवाद, क्षेत्रवाद या फिर संप्रदायवाद भी। ये 5 से 6 प्रकार के वाद होते हैं। माफियाओं की बात की जाती है, तस्करी, ड्रग, हथियार की तस्करी की जाती है। आर्थिक रूप से भी ये क्या करते हैं, कमज़ोर करते हैं देश को। जोग्राफिकल प्रॉब्लम्स तो चिकन नेक या फिर सिलगुड़ी गलियारे की बात की जाती है। गोल्डन ट्रायंगल से संबंध जो चुनौतियां हैं उसकी बात की जाती हैं। लैंडलॉक्ड ये स्टेट है, सीमावर्ती, अंतर्राष्ट्रीय हैं, अंतर्राज्यीय, इनकी सीमाएं साझा होती हैं। जटिल भूगोल है, जंगल, पहाड़, वर्षा यहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन है। पर्वतीय विभाजन है। ऐतिहासिक तौर पर देखें तो ब्रिटिश नीति ने इसके लिए इंटीग्रेटेड और विलगता या फिर आइसोलेशन की स्थिति बनाई थी, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्स बहुत ज़्यादा थे ताकि भारतीयों का यहाँ तक क्या ना हो पाए, पहुँच ना हो पाए। राज्य पुनर्गठन में देरी, रियासतों की ऐतिहासिक विरासत, शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों के दावे, जैसे ये चीन करता रहता है अरुणाचल पर और अक्साई चीन को उसने जिस तरह से हथिया लिया है, वैसे तो वो भारत का ही हिस्सा है। सांस्कृतिक कारण या विलगता की बात करें तो कहा जाता है कि दक्षिण भारत की जो संस्कृति है उसको भारत में दर्जा मिला हुआ है, जबकि मंगोलियन संस्कृति जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट की जो कल्चर है वो मंगोलियन संस्कृति को भारत में कहा जाता है कि दोयम दर्जा मिला हुआ है। आर्थिक विकासात्मक वंचना यहाँ का मुख्य कारण है। राजनीतिक प्रशासनिक अनदेखी भी यहाँ मुख्य कारण बनी हुई है। सामरिक सुरक्षा, शरणार्थी समस्या, क्योंकि बांग्लादेश से रोहिंग्या की जो समस्या देखने के लिए लगातार मिलती है, वो शरणार्थियों में भी देखो 5 साइड से आते हैं ज़्यादातर। तो रोहिंग्या की समस्या है। बिहार, बंगाल, भूटान, बर्मा, बांग्लादेश, इन्होंने यहाँ के सौहार्द को, समाज को, संसाधन, संस्कृति, सत्ता को बिगाड़ने की कोशिश की है। असम, या पहले इसको अहोम किंगडम कहा जाता था, सबसे बड़ा राज्य है एरिया के अकॉर्डिंग भी। लोकसभा, विधानसभा दोनों की यहाँ सीटें भी ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। उत्तर में यदि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश से मिलती हैं असम की सीमाएं, और पश्चिम में पश्चिम बंगाल से, और पूर्व में नागालैंड से, और साउथ में, दक्षिण में इसकी मेघालय से मिलती है। दक्षिण पश्चिम बोलेंगे इसको, मेघालय से मिलती है। यहाँ पर वैली है,
2 पहाड़ियां हैं, मिकिल पहाड़ी, वारिलिंग पहाड़ी, और मणिपुर से भी मिलती है। ये दक्षिण पूर्वी मणिपुर जो मिलेगा वो दक्षिण पूर्वी राज्य मिलेगा। आसू की स्थापना होती है 1969 में। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन की स्थापना होती है 1979 में। 1985 में असम गण परिषद ने चुनाव लड़े। 70% एरिया जो है वो ब्रह्मपुत्रा का असम में ही आता है। 1947 में इसको स्टेटहुड का दर्जा मिला। हिस्टोरिकल है, ये अहोम जनजाति यहाँ पर ज़्यादा रहती है। कल्चरल, इसमें संस्कृति की बात करेंगे तो इसमें 35+ संस्कृति हैं। शरणार्थी 1971 के बाद जब बांग्लादेश का पार्टीशन हुआ तो उसके बाद जब से बांग्लादेश बना तब से जाकर के शरणार्थियों की समस्या यहाँ बहुत ज़्यादा, जब शरणार्थियों में भी रोहिंग्या शरणार्थी विशेष रूप से प्रमुख है। रिसोर्स पर किसका अधिकार होगा नहीं पता है। गैर असमिया में वही है 3B 2B, बिहार, बंगाल, भूटान, बर्मा, बांग्लादेश। और राजनीतिक तुष्टीकरण की यहाँ पर क्या किया गया है, राजनीतिक तुष्टीकरण किया गया है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा लोकसभा विधानसभा सीटें नहीं हैं और स्टेट के कंपैरिजन में, तो यहाँ एक तरह से बोल सकते हैं कि राजनीतिक तुष्टीकरण, राजनीतिक अनदेखी की गई है। टेरर आउटफिट की बात की गई है। ULFA 1979, यूनाइटेड लिबरल फ्रंट असम, जिला शिवसागर गंगाधर क्षेत्र में ULFA का निर्माण किया गया। इसके प्रारंभिक सदस्य थे अरविंद राज खोवा, अनूप चेतिया इसके उपाध्यक्ष थे, प्रदीप गगोई, परेश बबुआ इसके कुछ प्रारंभिक सदस्य थे ULFA के। और अनूप चेतिया ने बाद में बनाया सॉवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ असम का निर्माण करना चाहते हैं। प्री याडोंग की बात या फिर संधि की गई प्रथम आंग्ल युद्ध में। वर्ष 2011 में भारत सरकार असम, यूनाइटेड लिबरल फ्रंट असम के बीच समझौता हुआ जो कि विफल रहा। 2012 में ULFA प्लस बूडो ने हिंसा की, कोकरझारा हिंसा, जिसके परिणाम पूरे देश में देखे गए। NDFB नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड 1987 में इसकी स्थापना की। उपेंद्र नाथ ब्रह्मा ने एक विचार दिया कि उत्तरी ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र यानी ब्रह्मपुत्र के अरुणाचल प्रदेश के 4 जिलों को मिलाकर एक बोडोलैंड नामक स्थान की स्थापना की जानी चाहिए। ये जिले थे कोखराझार, चिरान, बक्सा, उदयगिरी। इनको मिलाकर इन्होंने कहा कि हमें क्या चाहिए, एक स्टेट बनाएंगे, उस स्टेट का नाम होगा बोडोलैंड। BTC बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, BTAD बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट्स। आंतरिक वर्सेज बाहरी की बात करें तो NDFB नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड की बात की जाती है। और BD का मतलब बांग्लादेश से मुस्लिम आते हैं। आंतरिक में क्रिश्चियन वर्सेज मुस्लिम की, बाहरी मतलब मुस्लिमों की लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर हिंदू वर्सेज मुस्लिम की लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर सोनभजीत इसको NDFB को संभालते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट बोडोलैंड को संभालते हैं। असम में कौन कौन से नए राज्यों की मांग दिखाई दे रही है, एक तो बोडोलैंड है, कामतापुर, राजबंगिस, कार्बी आंगलांग जो कि सबसे बड़ा जिला है लेकिन सबसे पिछड़ा हुआ भी है। विकासात्मक वंचना यहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है कार्बी आंगलांग में। दिमासा लैंड, यहाँ रिसोर्स ऑयल, फॉरेस्ट, मिनरल्स भरपूर मात्रा में है लेकिन यहाँ का विकास नहीं हो पाया है। UPDS यूनाइटेड पीपल्स डेमोक्रेटिक सॉलिडेटरी किरी रंगधर इसके नेता रहे हैं। ब्लैक विडो 2004 में प्रणब नुशिया इसके नेता रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्होंने हमला किया और इन्होंने कहा कि हमें क्या चाहिए, दिमासा लैंड चाहिए। दिमासा लैंड मतलब कि एक अलग से स्टेट चाहिए। अभी दूसरे वालों को बोडोलैंड चाहिए था, अब इनको दिमासा लैंड चाहिए। वहाँ की सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है कि वो हर छोटे क्या चाहते हैं, 2-4 जिलों को मिलाकर एक राज्य बनाना चाहते हैं जो कि एक समस्या का कारण भी बनता है इनके लिए। कुछ इन्होंने कहा जो दिमासा लैंड चाहते हैं, कुछ कार्बी आंगलांग नागा क्षेत्र, कछार जिला, नागौर, दीमापुर नागालैंड से, और दिमाहसाऊ या दिमासा, इसको मिला करके हम क्या बनाएंगे, दिमासा लैंड बनाएंगे। इन सारे जिलों को मिलाकर और राजबंगिस को मिलाकर भी अनुसूची 6 में ऑटोनोमस काउंसिल का प्रावधान किया गया है। KLC कामतापुर लिबरेशन आर्मी का गठन हुआ। इन्होंने भी स्टेट की बात की। इन्होंने कहा पश्चिम बंगाल का जो गोरखालैंड का संकट है
और जो बोडोलैंड का संकट है उसके बारे में इन्होंने बात की। नागालैंड आगामी जेड फिजो क्या थे, कट्टर नेता थे। इन्होंने नागा नेशनल काउंसिल की स्थापना की। इन्होंने स्वतंत्र नागा राष्ट्र नागालिम की बात की। ठीक है, अब तीसरा स्टेट निकल के आ गया, बोडोलैंड हो गया, दिमाशालैंड हो गया, अब नागालिम की बात करते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट के नागा बाहुल्य भारत ने विलय का विरोध करते हैं। 1947 में 9 पॉइंट एग्रीमेंट होता है जिसको रिजेक्ट करते हैं जेड फिजो। टी सकीरा हो गए, इन कोंग लिब्बा ये लिबरल नेता रहे हैं। अकबर हैदरी एग्रीमेंट होता है, गवर्नर इन पर इनके क्या करवाते हैं, साइन करवाते हैं, और इस तरह से ये क्या हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है। मार्च 1952 में ये एग्रीमेंट होता है, अकबर हैदरी एग्रीमेंट। नागा फेडरल गवर्नमेंट और नागा आर्मी बना दी जाती है। 1958 में पहला राज्य अस्फा कानून लगने वाला राज्य भी नागालैंड ही बनता है। 1963 में अलग राज्य बना। 1975 में शिलोंग अकॉर्ड समझौता किया गया। जेड ह्यूरे भारत सरकार के बीच में समझौता हुआ, त्रिपक्षीय समझौता। भारत सरकार नागालैंड ह्यूरे के बीच में क्या हुआ, समझौता हुआ। शिलोंग अकॉर्ड के खिलाफ लगभग 140 लोग चीन व बर्मा चले गए। इसाक मुइवा इनके नेता थे। 1980 में इन्होंने NSCN का गठन किया, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड की स्थापना की गई। फर्स्ट नागा नेशनल काउंसिल बनी, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, न्यू नाम दिया गया इसको, ग्रेटर नागालिम। अब इसमें 1988 में क्या हो जाता है, NSCN में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड में विभाजन हो जाता है। एक साइड आते हैं इसाक मुइवा और इसाक सू आते हैं, दूसरा आता है खापलांग और टी मुइवा भी आते हैं। ठीक है, टी मुइवा, इसाक मुइवा और इराक सू ये एक साइड होते हैं, जबकि खापलांग अलग होते हैं। ये फिर 1990 में फिजो की मृत्यु हो जाती है और खापलांग को चाइना या फिर बर्मा का समर्थन प्राप्त होता है। इराक सू, टी मुइवा, इसाक मुइवा इन्होंने 1990 में नागा शांति की प्रक्रिया की शुरुआत की। पीवी नरसिम्हा राव के समय 1995 में पेरिस में जाकर मुइवा से मिले। भारत के दायरे के अंदर जो चाहिए हम आपको देंगे, ऐसा किसने कहा, पीवी नरसिम्हा राव साहब ने कहा कि आपको जो चाहिए हम भारत से दिलवाएंगे, लेकिन भारत के साथ बात करो। इसके बाद देवीगौड़ा आते हैं। देवीगौड़ा फिर प्रयास करते हैं इसके बारे में कि ताकि ये बातचीत के माध्यम से सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाए। परिणाम होते हैं 1997 में मिलता है, जब इसाक मुइवा समुदाय सीज फायर के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि यह सीज फायर गुड थोड़े दिन बाद फेल हो जाता है। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी कोहिमा जाते हैं। कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। कोहिमा स्पीच के कारण स्थितियां इतनी डाइल्यूट होती हैं, राष्ट्र से राज्य तक की मांग वाजपेयी जी को कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 1997 के बाद 80 दौर की वार्ताएं हुई। 2003 से अंततः यह तय हुआ कि अब ये लोग अलग राष्ट्र की नहीं बल्कि अलग राज्य की मांग, हालांकि अभी भी कुछ ऐसी मांगे थी जिन पर सहमति नहीं बन सकती थी। यह भारत के जो एकता अखंडता ब्रिगेडी के लोग हैं वो इससे बहुत नाराज होंगे, क्योंकि नागा लोग अपने लिए अलग संविधान की मांग कर रहे थे, अलग झंडा, आर्टिकल 371 के अलावा ढेर सारी रियायतें मांग रहे थे। और उनका यह कहना था कि अब हमें अपनी भूमि पर अधिकार, अपनी व संस्कृति प्रभावी रूप से दिया जाए। भारत सरकार ने कहा कि इन सब पर धीरे धीरे बात करेंगे। 2003 में इसाक मुइवा के साथ दूसरा समझौता आगे बढ़ा। इसके पहले 2001 में खापलांग गुट के द्वारा सीज फायर यानी शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, वर्मा से ही किए गए थे, क्योंकि वो वर्मा चले गए थे। 2015 में खापलांग समझौता टूट जाता है, क्योंकि मोदी सरकार 2015 में जब इसाक मुइवा के साथ समझौता करती है, खापलांग गुट चंदेली हमला करता है,
जहां मार्गेट राइफल के जवानों पर हमला किया गया। 2015 के बाद खोलखेटोन गुट 2015 के बाद नागा समझौता होता है। ये पारदर्शी नहीं होता है, एंटी फेडरल होता है। मिजोरम पहला राज्य बना उग्रवाद, शांति और असुरक्षा से। इस प्रकार से नागालैंड में समझौता किया गया। और मिजोरम की बात करेंगे तो मिजोरम पहला राज्य है जो उग्रवाद से शांति और सुरक्षा की ओर आगे बढ़ रहा है। भारत या असम मिजो विरोध कर रहे थे। मिजोरम क्या कर रहा था? भारत या असम का क्या कर रहे थे? मिजो में विरोध कर रहे थे। मिशनरी इसका क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। 1960 में मौसम अकाल का दौर था, जब वहां पर किसी ने जाकर नहीं देखा। भारत सरकार की वहां लापरवाही देखने के लिए मिलती है। वो लोग मरते रहे लेकिन यहाँ पर रसद नहीं पहुंची। मौसम से जब मृत्यु हो रही थी तब भारत सरकार ने इनके लिए कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई। इससे मिजो लोगों का गुस्सा बढ़ गया। असमिया भाषा को राज्य भाषा का दर्जा मिला जबकि मिजो को नहीं मिला। इससे भी वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा क्या हो गए? गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। MNF मिजो नेशनल फॉरेस्ट 1966 से 1967 इनके नेता थे लालडेंगा अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं और यहाँ एयर स्ट्राइक करवा देती हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी और ये भारत का पहला ऐसा राज्य है जहाँ एयर स्ट्राइक कराई गई। हमारी ही सेना के द्वारा हमारे अपने ही लोगों पर क्या कराई गई थी? एयर स्ट्राइक कराई गई थी। उस दर्द को वो आज तक भूल नहीं पाए हैं, तो उस दर्द को भी वो अपने अंदर संजो के रखे हुए हैं। 1970 की परिस्थितियां बदली। बांग्लादेश सपोर्ट नहीं करता था क्योंकि अब क्या हो गया था? पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में कन्वर्ट हो गया था, क्योंकि जो भी एंटी नेशनल लोग होते थे वो या तो पूर्वी पाकिस्तान भाग जाते थे या पूर्वी पाकिस्तान से इधर आ जाते थे मिजोरम की साइड पे। तो अब बांग्लादेश का सपोर्ट तो पूरी तरह से बंद हो गया था क्योंकि वो एक नया राष्ट्र बन गया था। इंदिरा गांधी से इन सब के बारे में बातचीत की गई। 1972 में इनको यूटीज बनाया गया। मिजोरम को 30 सोले पादरी थे। 30 सोले वहाँ के क्या थे? पादरी थे। उन्होंने कहा युवा मिशनरी महिलाओं को कि क्या करना चाहिए, हमें रोजगार की बात करनी चाहिए। हम अपने बच्चों को कब तक यूं ही आतंकवादी बनाते रहेंगे? तो इन्होंने मिजो अकॉर्ड को फाइनली साइन किया था राजीव गांधी के साथ। MNF पॉलिटिकल बॉडी 1986 में 30 सोले क्या है? राजीव गांधी के साथ 1986 में इन्होंने मिजो अकॉर्ड को साइन किया। लंथनवाला सत्ता को त्याग कर लालडेंगा को इन्होंने क्या किया? CM बनाया लालडेंगा को। और जो लंथनवाले का सत्ता त्याग है वो वाकई ही बहुत ज़्यादा सराहनीय है, योगदान प्रशंसनीय है और उनकी इस बारे में उनको क्या मिलना चाहिए? उनको इसके लिए सम्मान भी दिया जाना चाहिए। मिजो पीस मॉडल को यदि हम अदर स्टेट में भी अप्लाई करें तो ये हमारे लिए एक केस स्टडी के तौर पर उभर कर आता है। राजनीतिक समझ, पॉलिटिकल विजडम होनी चाहिए जैसे कि लंथनवाला ने दिखाई। कंप्यूटर क्रांति, पंचायती राज, ये राजीव गांधी के समय पर ही उनका सपना था कि कंप्यूटर क्रांति होनी चाहिए। राजनीतिक त्याग या फिर पॉलिटिकल सेक्रीफाइस जैसे कि लंथनवाला ने किया, अपने पद को, CM पद को त्याग दिया। नहीं तो आजकल नेता अपनी गद्दी के लिए दूसरे का खून तक कर देते हैं, लेकिन यहाँ लंथनवाला ने अपनी राजनीतिक सत्ता का जो त्याग किया है वो सराहनीय है, प्रशंसनीय है और सम्मानीय भी है। राजनीतिक नेतृत्व, पॉलिटिकल लीडरशिप जिस तरह से लालडेंगा ने वहाँ CM बनकर निभाई है तो वो भी एक उनके लिए सराहनीय कार्य किया है उन्होंने। पॉलिटिकल सपोर्ट, महिलाओं, सिविल सोसाइटी, युवाओं, मिशनरियों को आगे आना चाहिए। सुरक्षा की बात करेंगे तो ड्रग ट्रैफिकिंग, अलगाववादी, देशज अधिकार कानून 2015 में पारित, हमर रम, अलग राज्य की बात करते हैं, भू संकट की बात करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखकर यदि आप समझ पाते हैं, मिजो जो पीस मॉडल है उसको देखकर आपको लगेगा कि
जम्मू कश्मीर की जो प्रॉब्लम्स है वो आई थिंक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि जिस तरह से ये लोग अपने आप को इतना अशांत महसूस करते थे, वहाँ इतनी ज़्यादा शांति अगर हो सकती है तो जम्मू कश्मीर एक छोटी सी प्रॉब्लम्स के रूप में आप फील करेंगे जब हम जम्मू कश्मीर को पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करते हैं किसी नेक्स्ट स्टेट की बात।